ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। नमस्कार। इस कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना की लहर बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और अब शायद कोई भी इससे अछूता नजर नहीं आ रहा है। कोरोना की रोकथाम के लिए इन दिनों प्रशासन को कहीं सख्ती बरतनी पड़ रही है, तो कहीं लोगों से नियमों का पालन करने की गुजारिश करनी पड़ रही है और उन्हें जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। पिछले 1 साल से भी ज्यादा वक्त से हम भी यही कोशिश कर रहे हैं, लगातार अपने कार्यक्रम के माध्यम से अपने सुनने वालों को और समाज के सभी वर्गों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञ होते हैं जो आपकी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं, कोरोना से संबंधित आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं। इसके अलावा वो बहुत सी ऐसी बातें बताते हैं जो आपको कोरोना से बचा सकती है और उम्मीद करते हैं वो कि आप इन सबको फॉलो करते होंगे और अपने आप को कोरोना से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। फिर भी अगर आप इससे संक्रमित हैं, अगर आपके कोई प्रश्न है, तो आप सीधे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अपने सवाल यहाँ पे हमें भेज सकते हैं, फोन लाइन के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, ईमेल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, ट्विटर के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। श्रोताओं, अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपने सवाल, अपनी जिज्ञासाएं पूछना चाहते हैं, तो आप सीधे स्टूडियो में फोन कर सकते हैं। फोन नंबर है 1800-115767। इसके अलावा आप 23314444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना न भूलें। अगर आप ट्विटर के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप @AIR News Alert पर भी #AskAIR के जरिए सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी, अब लगभग देश के हर हिस्से को कोरोना अपनी चपेट में लेता जा रहा है और रोजाना कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। डर लग रहा है, हालांकि हमें डरना कम है और कोरोना से लड़ना ज्यादा है। पिछले 1 साल से हम सब इससे वाकिफ हो चुके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रखे हैं, फेस मास्क लगा रखे हैं, लगातार अपने हाथ धो रखे हैं, अपना चेहरे को साफ करने की कोशिश कर रखे हैं। फिर भी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमसे चूक हो रही है। क्या मास्क लगाने में चूक हो रही है, क्या सोशल डिस्टेंसिंग में चूक हो रही है, या हम ये मानकर बैठ गए हैं कि अभी तक तो हमें कोरोना नहीं हुआ और अब हमें कोरोना नहीं होगा? डॉक्टर रेड्डी, आपने सही फरमाया कि ये गलतफहमी है, ये सोचना कि कोरोना देश से हट गया। और इस प्रकार का गलतफहमी जनवरी में कई सारे लोगों के मन में आ गया था और लोग जो लापरवाही का प्रवर्तन करने लगे हैं, मास्क छोड़ने का या भीड़ भाड़ में शामिल होने का या 2 गज दूरी रखने का जो नियम है उसका पालन नहीं करने का, उसका परिणाम है ये कोरोना का इस प्रकार का उभर के आना। व्यक्तिगत रूप में अगर हम इस प्रकार के सावधानी बरतें तो बहुत ही अच्छा होगा, मगर सामाजिक रूप में भीड़ भाड़ में शामिल होना भी एक गलत बात है। तो ये दोनों चीजों की वजह से कोरोना को फिर वापस अपना सर उठाने के लिए उसको मौका मिला और वो तेजी से बढ़ने लगा। इसके साथ साथ वेरिएंट्स, मतलब कोरोना के थोड़ा सा रूप बदलाव होने के वजह से भी जो नए रूप से वायरस प्रवेश किया हमारे देश में, वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा। तो ये सारे कारण हैं ये बीमारी एकदम तेजी से उभर आने का। जी डॉक्टर रेड्डी, कोरोना के रूप में जो बदलाव हम कह रखे हैं, जो म्यूटेंट हम लोग कह रखे हैं, क्या उसके लक्षण कुछ अलग हैं या वही कोरोना के लक्षण है जो पहले थे? जी, ऐसा है कि क्योंकि ये कोरोना काफी तेजी से बढ़ रहा है और काफी तीव्रता से हमारे शरीर के कण को चिपक के रहता है, तो कुछ लक्षण में फर्क आ गया है, मगर ये नहीं कह सकते कि ये सारे नए लक्षण ये कोरोना के रूप के बदलाव के वजह से ही हैं।
क्योंकि पुराने वायरस से भी जो बीमारी कई सारे देशों में हुआ था, उनमें भी कुछ ये लक्षण नजर आए हैं। मगर ये बार देखा गया कि एक तो तीव्रता कुछ बढ़ गई है, खास करके कम उम्र के लोगों में, और ये हो सकता है कि पहले दौर में थोड़ा बुजुर्ग लोगों के ऊपर ज्यादा असर पड़ा, और इस बार क्योंकि जो युवा लोग बच गए थे और वो ज्यादा एक दूसरे मिलने चले गए, तो उनके ऊपर शायद ज्यादा ये कोरोना का प्रभाव पड़ा, ये कह नहीं सकते। पर ये तो है कि कुछ लक्षण में फर्क आ गया है। तो ये मगर फिर भी जो लक्षण CDC और WHO ने गिना था, पहले 3 लक्षण थे, फिर 7, फिर 11 और बढ़ गए हैं। ये जो लक्षण हमें नजर आ रहे हैं अभी, वो सारे उसी लिस्ट में से ही हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पूरा नया नहीं है, मगर पहले दौर से और ये दूसरे दौर में थोड़ा सा फर्क है। जी डॉक्टर, पिछले साल जब कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, तब ये अध्ययन भी था और कहा भी जा रहा था कि अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के 10 मिनट संपर्क में आते हैं, लोड ज्यादा होता है, तब आप कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे। क्या अब जो पीक आ रही है, क्या अब जो केसेस बढ़ रहे हैं, उसमें क्या ये समय घट गया है? क्या अगर आप कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो वो 10 मिनट से कम के कुछ और हो गया, इस वजह से केसेस बढ़ रहे हैं? ये भी कहना मुश्किल है, मगर एक तो कह सकते हैं कि एक तो किस जगह पे आप मिले हैं। अगर एक बाहरंगिक जगह जहां हवा खुल के बह रहा है, वहां पे मिलेंगे तो खतरा कम है। एक बंद कमरे में मिलेंगे जहां पे हवा का प्रसार ज्यादा नहीं है, तो खतरा ज्यादा है। तो हर जगह 10 मिनट का फर्क नहीं होता। फिर भी ये है कि ये जो नए रूप से कोरोना अभी उभर आया है, वो हमारे शरीर के कणों में चिपकने का शक्ति ज्यादा रखता है। इसीलिए कुछ कम समय में भी अगर ज्यादा उसका प्रभाव रहा हमारे कण के ऊपर, तो वो बीमारी होने का, संपर्क होने का खतरा बढ़ जाता है। जी डॉक्टर, जब भी हम कोरोना के बारे में बात करते हैं, ऑफिस में लोग बात करते हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो आपस में एक दूसरे को यही सलाह दी जाती है कि अगर आपको कोरोना है, अगर आप किसी कोरोना व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, तो कुछ दिनों तक वो आपके गले में रहता है, ऐसा ये माना जा रहा है। ऐसे में गर्म पानी पीना या गर्म पेय पदार्थों का सेवन करना कितना सहायक होगा? देखिए, गर्म पानी पीना बहुत ही अच्छी बात है। कोरोना के लिए भी, कुछ और भी कीटाणु है उनके लिए भी। और पानी पिएंगे तो गले में टिके नहीं रहेंगे, पेट में और अंतरियों में चले जाएंगे, और गले से फेफड़े में जाने का ज्यादा खतरा नहीं होगा। तो जरूर गर्म पानी पीजिएगा, उससे कुछ फायदा तो होगा ही। जी डॉक्टर, अब जब ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, ऐसे हम बहुत ही आधारभूत बातें, बहुत ही बेसिक बातों से इस कार्यक्रम में एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगी कि कोरोना होने की स्थिति में किसी भी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? स्टेप बाय स्टेप आप समझाइए प्लीज। देखिए, अगर कोरोना हो जाए, हो सकता है कई सारे लोगों में तीव्रता से बीमारी ना हो। कई लोगों में लक्षण नजर ही नहीं आते, कुछ लोगों में लक्षण नजर आते हैं मगर मामूली सा बीमारी हो जाता है और जल्दी ठीक हो जाते हैं। कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनको तीव्रता से बीमारी होती है। हाँ, जब केसेस की संख्या बढ़ जाती है और तेजी से बढ़ जाती है, जैसा अभी हो रहा है, तो ये मान के चलिए कि तीव्रता से बीमारी होने वाले उनके भी संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि पूरी संख्या बढ़ रही है। तो हमें देखना चाहिए कि हमारा सांस कैसा चल रहा है। बुखार तो हो सकता है कुछ दिन के लिए, मगर सबसे ज्यादा, और खांसी भी हो सकता है, सूखी खांसी अक्सर, मगर सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि सांस में तकलीफ है या नहीं, क्योंकि उससे पता चलेगा कि फेफड़ों में उतर गया है या नहीं बीमारी। अगर सांस में तकलीफ होने लग गया, एक तो पल्स ऑक्सीमीटर के जरिए हमें पता चलता है कि हमारे खून में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है। अगर वो 94 मतलब 94 से नीचे आ गया,
तो तब खतरे वाली बात है। तो एक तो अगर ऑक्सीजन कम हो जाता है खून में और सांस में थोड़ा सा तकलीफ महसूस होने लगता है, एक तो जरूरी कदम उठाना चाहिए कि पेट के बल पर सोना है, पीठ के बल पर नहीं। पेट के बल पर सोने से हमारे फेफड़ों में हवा ज्यादा प्रवेश करता है और उससे ऑक्सीजन का मात्रा खून में बढ़ जाता है। अगर उससे भी फायदा नहीं हुआ और ऑक्सीजन कम होते जाता है और सांस का तकलीफ बढ़ते जाता है, तो तब तो जरूर हॉस्पिटल जाना चाहिए। मगर कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटल की आवश्यकता होती है या इंटेंसिव केयर की आवश्यकता होती है। बाकी लोग अब घर में ही इलाज कर सकते हैं। बुखार के लिए अगर पैरासिटामोल का गोली खाना है तो वो खा सकते हैं। अच्छा पानी वगैरह पीना है ताकि शरीर में जो हमारे पानी की मात्रा चाहिए वो काफी महत्व रखता है कोरोना या किसी भी वायरस का मुकाबला करने में। तो हाइड्रेशन कहते हैं उसको। और पौष्टिक आहार लीजिए और आराम कीजिए। मगर सबसे ध्यान रखने वाली बात है सांस किस प्रकार का चल रहा है और शरीर में ऑक्सीजन कितना है, वो ऑक्सीमेट्री के जरिए पता चल जाएगा। जी डॉक्टर, जब हम कोरोना टेस्ट करवाते हैं, उसकी रिपोर्ट आती है तो उसमें एक सीटी वैल्यू का जिक्र अक्सर किया जाता है और लोग अक्सर पढ़ भी रखे हैं, इंटरनेट के माध्यम से भी इसे जानने की कोशिश कर रखे हैं। इस सीटी वैल्यू का कोरोना की गंभीरता में कितना महत्व है? देखिए, सीटी वैल्यू का मतलब यह है कि कितने साइकिल्स के बाद में पता चलता है कि कोरोना का वायरस बाहर निकला है या नहीं, वो टेस्ट के दौरान। तो अगर वो साइकिल्स 25 से कम है तो मतलब इन्फेक्शन का लोड ज्यादा है। अगर 35 के ऊपर है तो इन्फेक्शन का लोड बहुत ही मामूली सा है, शायद कोई खतरा नहीं है। 25 और 35 के बीच में हो तो थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, बट वहां पे भी कोई खतरा नहीं है। और खास करके अगर काफी कम हो, मतलब सोच लीजिए 15 या 19 हो, तो मतलब है कि इन्फेक्शन की तीव्रता ज्यादा है, मतलब कोरोना का लोड ज्यादा है। पर ये जरूरी नहीं है कि बीमारी भी बहुत गंभीर होगी। यही कह सकते हैं कि कोरोना का हमारे शरीर में काफी मात्रा तक उसका मौजूदगी है। जी डॉक्टर, अभी जितने व्यक्ति कोरोना से बचे हुए हैं, कोरोना से संक्रमित नहीं हुए हैं, उन्हें अपने खान पान में किस तरह का बदलाव करना चाहिए? नंबर 1। नंबर 2 कि क्या उन्हें कोई विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स की मेडिसिन भी लेनी चाहिए ताकि उनके ऊपर कोरोना का प्रभाव कम हो और वो बचे रहे उससे और उनकी इम्यूनिटी भी डेवलप हो रहे? देखिए, विटामिन्स की बात जब तक है, ये सोचा जाता है कि विटामिन सी लेने से इम्यूनिटी वैसे भी बढ़ता है। और विटामिन डी, खास करके अगर हम सूर्य रश्मि मतलब सूरज में धूप में चलें तो तभी भी विटामिन डी बढ़ जाता है। और विटामिन डी कुछ खाने वाले पदार्थों में भी ज्यादा रहता है। तो अगर उस प्रकार का हम विटामिन डी का भी मात्रा बढ़ा दें शरीर में तो उससे फायदा है। मगर ये जो ट्रायल्स किए गए हैं कि विटामिन सी या विटामिन डी देने से किस हद तक बीमारी को रोक सकते हैं या बीमारी को कम कर सकते हैं, उसमें कोई खास ऐसा फायदा तो साबित नहीं हुआ। मगर सबसे बेहतर है कि हम जो कुदरती साधन है हमारे पास, जो पौष्टिक आहार है, फल और सब्जी जिस मात्रा में ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं और प्रोटीन भी ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, दूध, दही, अंडे खाने वाले हैं तो अंडे भी ले सकते हैं। जैसा भी प्रोटीन का सोर्स हो, दाल खास करके, ये सारे प्रोटीन के सोर्सेस बढ़ा सकते हैं हम। और ताजा फल और सब्जी ले सकते हैं जिसमें कुदरती रूप से ही जो विटामिन्स और मिनरल्स रहते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है और रक्षा भी प्रदान करते हैं, तो उनको लेना बेहतर है। खाली गोली लेने से कितना फायदा होगा कह नहीं सकते, वो लेने में कोई नुकसान तो नहीं, मगर जिस हद तक हम कुदरती रूप से ताजा फल और सब्जी और दही, ये सारी चीजें, हम दाल, ये सारी चीजें ले सकते हैं तो उससे हमारा शक्ति बन के रहेगा। जी,
इस समय आप सुन रहे हैं कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हेलो डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। फिलहाल इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं भगवान जी मूलचंदानी, लालकोठी, जयपुर से। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो कार्यक्रम में आपको नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। अब मेरा प्रश्न ये है कि ये इतनी तेजी से फैल रहा है कि हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, कोटा में हैं, अजमेर में हैं और बड़ौदा में हैं, सब लोग जो है उससे ग्रसित हो गए हैं। अब मैं आपको परसों की बात बता रहा हूँ कि मेरे जो ससुर साहब हैं वो भी इससे ग्रसित हो गए, क्योंकि उनकी पोती स्कूल में गई थी प्रैक्टिकल के लिए और वहां से ग्रसित होके आई और उनको भी 80 साल के जो उनके दादा हैं उनको भी ग्रसित कर दिया। वो सब हॉस्पिटल में हैं। अभी घर में कोई उनको संभालने वाला नहीं है, तो क्या किया जाए मुझे बताइए। आपने सही बात बताया कि ये बहुत तेजी से फैल रही है और परिवार में कई सारे सदस्य इससे बीमार हो रहे हैं। ये देखना चाहिए कि अगर बीमारी गंभीर स्थिति में नहीं आती तो जिस हद तक हो सके घर में ही इलाज कराएं, परिवार या दोस्त इनके मदद से। जिनका हालात थोड़ा गंभीर लगता है उनको हॉस्पिटल में जाना चाहिए, मगर जिनका हालात गंभीर नहीं है वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। उनके बारे में बहुत ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। मगर सामाजिक रूप से अगर आप सोचें तो चिंता करने वाली बात तो है कि बीमारी तेजी से बढ़ रही है। उसका रोकथाम के लिए हमें तो जरूर कदम उठाना चाहिए। एक तो मास्क पहनना चाहिए, वो भी ठीक तरीके से, ताकि नाक और मुंह पूरी तरह ढक लें। और दूसरी बात यह है कि ये मास्क बाहरी प्रदेश में, मतलब बाहर जब जाते हैं वहां पे तो पहनना ही है, मगर बंद कमरों में भी कहीं पे ऑफिस में गए और कहीं पे गए मीटिंग तो वैसे आजकल होना नहीं चाहिए, तो कहीं पे बंद शॉप में भी गए, वहां पे भी मास्क पूरी तरह लगा के रखना चाहिए। और खास करके अभी देखना चाहिए कि भीड़ भाड़ ना हो, क्योंकि अगर भीड़ हो तो कोरोना को फैलने का मौका बहुत ही आसानी से मिल जाता है। आपका प्रश्न के लिए मैं यही कहूंगा कि जो परिवार में इतने सारे सदस्य बीमार हैं उनके मदद के लिए दोस्त आने चाहिए आगे और उनको हाथ बटाना चाहिए। मगर हर एक को चिंता करने वाली बात नहीं है कि हर एक का बीमारी गंभीर होगा, तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान रखिएगा। जी। राजस्थान के बाड़मेर से दिलीप जी का अब प्रश्न सुनते हैं। दिलीप जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो। छोटे बच्चों के टीके लगाए जाएंगे क्या? हाँ जी। डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि अब जिस तरह से वायरस में म्यूटेशन हुआ है और ये छोटे बच्चों को भी संक्रमित कर रहा है, जैसा कि अभी पहले भी एक प्रश्न था कि प्रैक्टिकल के लिए स्कूल में गई हैं और वापस घर आई हैं तो कोरोना से संक्रमित थे और घर वालों को भी काफी उन्होंने संक्रमित किया। ऐसे में हमारा जो ये प्रश्न है, ये जानना चाहते हैं कि क्या अब वो वक्त आ चुका है कि हमें बच्चों को अभी टीकाकरण करना होगा? देखिए, पहली बात यह है कि बच्चों को ज्यादा संक्रमित कर रहा है अभी। इसके कुछ कारण हैं। एक तो वायरस का जो रूप है वो थोड़ा सा बदला हुआ है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन कर रहा है सभी लोगों को। दूसरा ये है कि पहले दौर में बच्चे लोग ज्यादा बाहर नहीं घूमते थे। अगर कोई आवश्यक काम हो तो बड़े लोग ही जाते थे बाहर, और उस समय भीड़ भाड़ भी बहुत ज्यादा नहीं होता था। पिछले 2-3 महीनों में क्योंकि समाज पूरा खुल गया था और बच्चे अगर स्कूल भी ना हो तो आपस में खेलने के लिए काफी लोग इकट्ठे हो जाते थे और परिवार के साथ कभी कहीं पे सफर पर भी जाते थे, तो मतलब बच्चों को ये संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया। और दूसरी बात यह है कि पहले दौर में काफी बड़े उम्र वाले उनको बीमारी हुई थी। आजकल उनको थोड़ा सा इम्यूनिटी हो गया, वैक्सीन भी लगने लगा बड़े उम्र वालों को,
तो वायरस का संक्रमण थोड़ा कम उम्र वालों को होना ये तो स्वाभाविक है। मगर बच्चों को क्योंकि इस प्रकार का बीमारी हो रही है तो उनको भी सुरक्षित रखना हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। मगर क्योंकि उनका बीमारी इतना खतरनाक नहीं होता जितना बड़ों को, बुजुर्ग लोगों को होता है, वैक्सीन पहला बड़े उम्र वालों को लगाया जा रहा है या ऐसे लोगों को लगाया जा रहा है जिनको और बीमारियां हैं। मगर बच्चों को भी लगाने का मौका आएगा, वो दौर भी आएगा और खास करके उस समय हो सकता है कि इस प्रकार के वैक्सीन निकले जो सुई के अलावा सूंघने से भी वो वैक्सीन लग सकता है, जो बच्चों के लिए और आसान बन जाएगा। उसके ऊपर भी काफी शोध हो रहा है, उसके ऊपर भी ट्रायल्स चल रहे हैं। हो सकता है कुछ महीनों में उस प्रकार के भी वैक्सीन आ जाए। अब सोच लीजिए 4 साल के बच्चों को 2 टीका लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मगर अगर वो सूंघने वाली वैक्सीन आ गया तो बहुत ही आसान हो जाएगा उस समय। जी, और हमें उम्मीद है कि डॉक्टर बहुत जल्द ही हम वो सभी इंजेक्शन पालेंगे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। आइए अब ओडिशा चलते हैं, वहां से बुल्लू पटनायक जी इंतजार कर रहे हैं अपने प्रश्न के उत्तर का। पटनायक जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। माय नेम इज बुल्लू पटनायक, डिस्ट्रिक्ट ओडिशा स्टेट। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज बायो बबल? जी डॉक्टर, ये बायो बबल के बारे में जानना चाहते हैं जो आजकल काफी प्रचलित है। जानना चाहते हैं कि क्या होता है ये बायो बबल? बायो बबल कई सारे चीज के होते हैं। मतलब कुछ लोग कुछ ही लोगों से मिलते हैं और लोगों से नहीं मिलते, और अगर सफर भी करना हो वो अलग बायो बबल है। मतलब अगर आप सोचेंगे कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में हवाई जहाज चला तो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी केसेस बिल्कुल तकरीबन खत्म हो गए और न्यूजीलैंड में भी केसेस तकरीबन खत्म हो गए, तो एक दूसरे के मुल्क के बीच में सफर हो सकता है, वो एक बायो बबल है। मगर हम जब कहते हैं बायो बबल, मतलब सोच लीजिए कि हमारे परिवार में किसी को केसेस नहीं हुए, बीमारी नहीं हुआ, और एक परिवार जो हमारे रिश्तेदार है या हम जानते हैं, तो फिर हम उनको भी कोई इस प्रकार का बीमारी नहीं हुआ, बस जो मेल जोल है बस हम ही लोगों में होता रहेगा और किसी से नहीं होता रहेगा, तो तब हम लोग वो बायो बबल में रहते हैं ताकि और तीसरे व्यक्ति से, तीसरे परिवार से या और बाहर के व्यक्ति से ये संक्रमित नहीं होगा। मगर ये इस प्रकार के परिस्थिति में जब हालात कुछ गंभीर हैं तो इस प्रकार के बायो बबल रहना ठीक है, मगर बाद में जब खुल जाएगा समाज तो बायो बबल भी खत्म हो जाएंगे। आइए रमेश कुमार जी का प्रश्न सुनते हैं, दिल्ली से हमें फोन कर रहे हैं। रमेश जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार। जैसे वैक्सीन लगवाया है तो डॉक्टर साहब कितने दिनों के बाद एंटीबॉडी बनते हैं? और दूसरा ये है कि जैसे हमने उसके बाद कब तक सिम्टम ऐसे रहते हैं कि आदमी को वैक्सीन लगाने के बाद? जी डॉक्टर। एक तो एंटीबॉडीज कई किस्म के हैं। पहला एक एंटीबॉडी बनता है IgM एंटीबॉडी, वो बीमारी होने के बाद या वैक्सीन लगने के बाद 5 या 7 दिन के बाद में वो एंटीबॉडी बनने लग जाते हैं या नजर आने लग जाते हैं। मगर उनका जो लेवल है हमारे शरीर में 14 दिन तक वो उभर जाते हैं, फिर 28 दिन तक बिल्कुल कम हो जाते हैं, उसके बाद में वो नजर नहीं आते। मगर दूसरे किस्म का एंटीबॉडी है जो IgG एंटीबॉडी, वो आमतौर से 2 हफ्ते के बाद में नजर आते हैं और वो 4-5 हफ्ते तक काफी उनका मात्रा बढ़ जाता है और आमतौर से 3 या 4 महीने के बाद में वो कम हो जाते हैं। कभी कभी 6 महीने तक भी रह सकते हैं अगर काफी ज्यादा बीमारी हुआ या काफी अच्छा वैक्सीन का प्रभाव हुआ। मगर एंटीबॉडीज के अलावा हमारे शरीर में और एक तत्व भी है जिसको हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या T सेल इम्यूनिटी। वो हो सकता है कि और भी देर तक हमारा रक्षा करें। तो ये है एंटीबॉडीज और T सेल इम्यूनिटी वाली बात जो इन्फेक्शन के बाद में होता है। वैक्सीन के बाद में भी तकरीबन इसी प्रकार का होता है,
मगर पहला वाला डोज जो है उसको हम प्राइमिंग डोज कहते हैं। उसके बाद में जो इम्यूनिटी होती है थोड़ा कम स्तर पे होती है, पर जब बूस्टर डोज मतलब दूसरा डोज लगाते हैं तो उसका प्रभाव से जो अभी तक ये एंटीजन या वायरस से का जो हिस्सा जो है जिससे हमारे शरीर का प्राइमिंग डोज के द्वारा परिचय हुआ है, वो अब एकदम वो इम्यूनिटी उभर जाएगा दूसरे डोज के बाद में, और दूसरा डोज लगने के 2 हफ्ते के बाद में सबसे अच्छा इम्यूनिटी का लेवल नजर आएगा। जी डॉक्टर, क्या पहला डोज लगने के बाद हम मान सकते हैं कि हमारे शरीर में कुछ एंटीबॉडीज डेवलप हो गए हैं? वो तो जरूर है, वो जरूर हो जाएंगे, मगर किस हद तक आपका बचाव करेंगे वो कहना मुश्किल है। मगर अभी भी पता चला है कि कई लोगों को उससे भी रक्षा मिलती है, पर अच्छी तरह अगर इम्यूनिटी चाहते हैं सुरक्षा के लिए तो दूसरा डोज लगवाना भी आवश्यक है। तो यानी ज्यादा से ज्यादा लोग जाके वैक्सीन लगवाएं अगर आप इसके पात्र हैं। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर से हरिकेश कुमार जी का प्रश्न सुनते हैं। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर हमारी प्रश्न ये है सर कि सर जो कोरोना वायरस की वैक्सीन सर मिली है सर 91% सर और सर 82%, तो क्या सर ऐसा कोई फल फ्रूट है जिससे सर हम 100% सर ये इम्यून सिस्टम को बना सकते हैं सर? डॉक्टर रेड्डी, देखिए ऐसा कोई वैक्सीन नहीं है जो आपको 100% इम्यूनिटी दे, मगर उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। मगर इन्नेट इम्यूनिटी मतलब कुदरती शक्ति, स्वाभाविक इम्यूनिटी, जो नेचुरल इम्यूनिटी है, उसको बनाने के लिए आप अच्छा पौष्टिक आहार लीजिए और धूप सेकिए ताकि सारे विटामिन आपके शरीर में खुद न खुद बन जाएंगे। मगर उसके बाद में भी आपको रक्षा करनी पड़ेगी, मास्क ठीक तरीके से पहन के और भीड़ भाड़ से दूर रहते हुए, क्योंकि कितना भी इम्यूनिटी हो, अगर वायरस का मात्रा बहुत ज्यादा होता है जब इन्फेक्शन होता है तो तब खतरा बनेगा। इसीलिए आप देखते हैं कि कम उम्र वाले डॉक्टर और नर्स भी जिनको काफी कुदरती इम्यूनिटी होती है वो भी बीमार पड़ जाते हैं जब कई सारे मरीजों से संपर्क होने से उनके शरीर में वायरस बार बार कई बहुत बड़ी मात्रा में प्रवेश करती है। तो इसीलिए कुदरती इम्यूनिटी बनाना बिल्कुल आवश्यक है और उसके साथ रक्षा के साधन भी अपनाना उतना ही आवश्यक है। जी डॉक्टर रेड्डी, अब जब कोरोना बेकाबू सा होता नजर आ रहा है और अगले 10-15 दिन बहुत ही कठिन नजर आ रहे हैं, ऐसे में आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं श्रोताओं को यही कहना चाहता हूं कि अगर हम कुछ सूत्र का पालन करें तो कोरोना का से बच सकते हैं इस प्रकार के हालात में भी। एक तो मास्क जरूर पहनिएगा घर के बाहर जाने के बाद, और किसी बंद कमरे में, ऑफिस में या कहीं पे भी जाएंगे तो वहां पे मास्क जरूर रखिएगा और उसको ठीक तरीके से पहनिएगा ताकि मुंह और नाक पूरी तरह से ढक जाए। और दूसरी बात है कि भीड़ में मत शामिल हो जाइए और कोशिश कीजिए कि किसी प्रकार का जो क्राउड होता है, भीड़ होता है, वहां पे आप मत जाइए और दूसरों को भी जाने मत दीजिए, अपने परिवार को। ये भीड़ भाड़ से ही ज्यादा इसको प्रोत्साहन मिलता है ये कोरोना के वायरस को। और तीसरी बात है, अगर आपका बारी आता है तो वैक्सीन जरूर लगवाइएगा। वैक्सीन से आपको कोई डर नहीं, उससे रक्षा ही मिलेगा आपको। डॉक्टर रेड्डी, इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए और सभी सवालों का जवाब देने के लिए, संदेश देने के लिए और विशेष राय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद जी और श्रोताओं को भी। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल 9:30 पर फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSD